हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई पार्लियामेंट में लोग कैसे आते हैं, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और किस तरीके से पार्लियामेंट में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस है पार्लियामेंट के, ये सब हमने देख लिया। अब इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि भाई पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, हाँ हमें ये तो पता ही है कि उन्हें हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, बट वो किस बैकग्राउंड से हैं, क्या उनके एक तरीके से फीचर्स हैं, किस तरीके के वो लोग हैं, किस किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से वो निकल के आ रहे हैं, तो ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो अगर हम जब से हम आजाद हुए हैं या पहले इलेक्शन से बात करें, पहले इलेक्शन से लेकर अभी तक जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है या अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग पार्लियामेंट में आते हैं, जो लोग एमपीज बनते हैं, वो बढ़ा है। मतलब कि पहले बहुत पर्टिकुलर कुछ जो सोसाइटी के सेक्शन है उनसे ही आ रहे थे, बट अब अलग अलग सोसाइटी से अब ज्यादा बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं वो एमपीज बन रहे हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो अब जो रूरल मेंबर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो गांव वाले इलाके से निकल के आ रहे हैं, वो भी हमें काफी मात्रा में पार्लियामेंट में देखने मिल रहे हैं। तो पहले गांव वाले इलाके से इतने लोग निकल के नहीं आते थे, बट धीरे धीरे करके उनके नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अब जो रूरल एरियाज हैं, देहाती जो इलाके हैं, विलेजेस हैं, वहां से भी लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। और जो रीजनल पार्टीज होती हैं, अब जो हम बड़ी बड़ी पार्टीज के नाम सुनते हैं जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब तो है बड़ी बड़ी पार्टीज, तो इनके तो मेंबर्स होते ही होते हैं पार्लियामेंट में। बट जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जो उस पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रही होती हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं, उन पार्टीज से भी लोग जो है वो निकल निकल के आ रहे हैं पार्लियामेंट में। Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament। तो अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो ग्रुप पहले अनरिप्रेजेंटेड रह जाते थे, मतलब कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे तबके सोसाइटी के जहां से लोग एमपीज नहीं बन पाते थे, बट अब ऐसे बैकग्राउंड से लोग निकल के आ रहे हैं। जैसे कि एससीज की बात कर ले, एसटीज जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनसे भी निकल निकल के लोग जो है वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। There has also been an increase in political participation from Dalits and backward classes। तो वही मैंने अभी बोला कि अब धीरे धीरे करके जो दलित्स हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, उनसे भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, दलित हो गए, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो गए, अब वो बढ़ चढ़ के जो है इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं और पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें ये दिख रहा है कि भाई फर्स्ट से लेके जो 17th इलेक्शन है लोकसभा के, उसमें से किस तरीके से जो वोटर्स का काउंट है वो बढ़ा है, कि जितने भी, जैसे मान लो 100 लोग जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो उन 100 लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअली वोट दिया है, राइट। तो 100 तो परसेंटेज है, तो ये इसमें परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि जो फर्स्ट हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952 वाला, उसमें 61.16% ऑफ पीपल है, मतलब जितनी जनता एलिजिबल थी वोट देने के लिए, उसमें से 61.16% जो लोग हैं उन्होंने एक्चुअली वोट दिया है। वहीं फिर हम फोर्थ में देखें तो ये 61.33 हुआ, फिर बीच में कम हो गया, फिफ्थ वाले में जो है इसकी संख्या कम हो गई, परसेंटेज कम हुई, फिर सिक्स्थ में फिर से बढ़ी है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो परसेंटेज है वो चली आ रही है। और जो 17th इलेक्शन हमने देखने मिले 2019 वाले, उसमें 67.11% ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया है वोट में। हालांकि ये वैसे तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि भाई कम से कम 80% लोग, 90% लोग जो हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, तब तो लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअली में लोग जो हैं वो अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट देने में। बट हाँ, स्टिल हमें ये देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे करके जो परसेंटेज है वो बढ़ जरूर रही है। It has also been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। अब देखो कोई भी चीज जो है वो एकदम परफेक्ट तो नहीं होती है, तो यही चीज जो है हमें डेमोक्रेसी में भी देखने मिली कि भाई जो हमारी सोसाइटी है उसका एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन जो है इसमें नहीं हो पा रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा। परफेक्ट रिफ्लेक्शन कब होगा, कि जब सोसाइटी के हर एक तबके से समान रूप से रिप्रेजेंटेशन निकल के आए। बट अभी हमें क्या देखने मिल रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से ज्यादा लोग निकल के आ रहे हैं, वही दूसरे बैकग्राउंड के लोग जो हैं इतने ज्यादा जो है पार्लियामेंट में नहीं आ पा रहे। तो एक परफेक्ट जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं है। There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation। अब देखो हमें पता है कि
सभी जो सोसाइटी के तबके हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। हम में बहुत सारी चीजें जो हैं अलग अलग हैं, बहुत सारे कारणों से हम सेपरेटेड हैं। एग्जाम्पल ये लिए, जैसे जो हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं वो हमसे काफी अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, राइट। तो उनका जीने का तरीका अलग है, हमारे जीने का तरीका अलग है, और बहुत बार हमें ये देखने मिलता है कि भाई उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उतना नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो कि काफी लंबे समय से मार्जिनलाइज्ड होते आ रहे हैं, एक तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है कि वो अपने आप को प्रॉपरली एक बेटर पोजीशन में ला सकें। उनको हम इतने मौके नहीं दे रहे हैं कि वो एक बेटर तरीके से लाइफ को लीड कर सकें या अपने जो लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। तो उनको हम डेवलपमेंट का मौका नहीं दे रहे हैं, और ऐसा हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं, काफी लंबे टाइम से होता आ रहा है। तो इस तरीके के ग्रुप्स को हमारे लिए जरूरी है कि उनको हम एडिकेट रिप्रेजेंटेशन दें। मतलब कि जिन लोगों को अभी तक हम मार्जिनलाइज्ड जो है कर रहे थे, एक तरीके से ऐसे लोग जिनके साथ बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट, तो जिनको हमने सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट। तभी उनके जो डेवलपमेंट है उसे हम इंश्योर कर सकते हैं। और अगर हम पूरे देश की डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम किसी को अलग छोड़ के पूरे देश को डेवलप नहीं कर सकते। हमें सोसाइटी के हर तबके की डेवलपमेंट जो है करनी होगी, तभी पूरा देश जो है ओवरऑल डेवलप होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी का हर एक जो तबका है उसको समान रूप से, या एटलीस्ट जितना उसका परसेंटेज है पॉपुलेशन में, उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट। With this in mind, some seats are reserved in parliament for SCs and STs। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन दे पाएं, उनको इंश्योर कर सकें कि भाई उनकी रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज के लिए हमने क्या किया हुआ है कि पार्लियामेंट में कुछ सीटों को रिजर्व किया हुआ है। सीटों को रिजर्व करने का मतलब क्या है कि आपने कुछ सीटों के लिए कह दिया कि भाई इन सीटों से, इन जगहों से, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है इसी पर्टिकुलर ग्रुप से जो लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे। तो कुछ इस तरीके से कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं कि भाई इतने सीटों पे तो हमें इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोगों को लाना होगा, राइट। जैसे कि हमने कह दिया भाई 4 सीटें 5 सीटें जो भी हैं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, कितनी सीटों पे हमें किसी एसटी जो पर्सन है, जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन हैं, उनको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। कम से कम इतनी सीटों पे तो हमें को चाहिए ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। This has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar and can represent Dalit and Adivasis interest in parliament। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों जो सीटें हैं वो उनको इस तरीके से रिजर्व किया गया है? पहला तो यही कि भाई हमें ये इंश्योर करना है कि भाई जो सोसाइटी का हर एक तबका है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर दैट देयर इज एडिकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। एंड सेकेंडली हमें ये पता है कि भाई जब जो पर्सन जिस ग्रुप से निकल के आ रहा है वो डेफिनेटली उस ग्रुप के बारे में अच्छे से समझता होगा। हम कह रहे हैं कि भाई किसी शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को हमने सीट रिजर्व करके दी हुई है कि भाई इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो हम शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को ही इलेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे जो भी खड़ा होगा वो शेड्यूल ट्राइब वाला ही पर्सन होगा, राइट। कोई और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके के रिजर्वेशन से हमें पता है क्या होगा कि वो जो शेड्यूल ट्राइब वाला पर्सन है उसे पता है कि ट्राइबल सोसाइटी कैसी है, ट्राइबल लोग कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके के उनके ट्रेडिशन है, कल्चर है, उन सभी चीजों से वो पर्सन रिलेट कर पाएगा। अगर आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों की है, जहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, वहां पे किसी नॉर्मल पर्सन को या किसी दूसरे पर्सन को जिसको ट्राइबल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है उसको इलेक्ट करके रख कर दो, वहां का एमपी किसी ऐसे पर्सन को बता दो जिसको कोई आइडिया नहीं है ट्राइबल्स के बारे में, क्या वो ट्राइबल से रिलेट कर पाएगा? क्या वो उनको समझ पाएगा? उनके लिए काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को इलेक्ट करा जाए जो कि उनसे रिलेट कर पाए, ताकि वो उनको समझ पाए, ताकि उनकी दिक्कतों को समझ के वो और बेटर पॉलिसीज बनाने में हेल्प कर पाए। तो इसीलिए पहला तो ये कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ये कि भाई उनकी दिक्कतों को, उनके कल्चर से, उनके ट्रेडिशन से सबसे वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होगा, तो वो उनके डेवलपमेंट में ज्यादा अच्छे से योगदान दे पाएगा। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation for seats for women। अब हमने ये देखा कि किस तरीके से एडिकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने SCs एंड STs के लिए सीटें रिजर्व करके रखी हैं। इसी तरीके से हमें ये भी देखने मिला है कि भाई हमारे जो कंट्री का पार्लियामेंट है वहां पे विमेन्स की भी रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है, राइट, कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें विमेन जो MPs हैं वो नहीं देखने मिल रही। तो इसकी वजह से क्या कहा जाता है कि भाई विमेन्स के लिए भी कुछ इसी तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए।
दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। इस इशू के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है, बहस होती रहती है, बट कोई भी फाइनल जो है डिसीजन नहीं आया है। 60 years ago, only 4% of MPs were women, and today it is just above 11%. So, आज से 60 years, 70 years पहले की बात करें तो जो women MPs थी पार्लियामेंट में वो सिर्फ और सिर्फ 4% थी। ठीक है, मान लो कि 100 लोग जो हैं वो MP हैं, तो उनमें से सिर्फ 4 ऐसे MPs थे जो कि औरतें हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से हमें परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम देखने मिल रहा था। और आज भी अगर हम 60-70 साल बाद की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये मुश्किल से 11% या उससे ज्यादा हुआ है। तो मतलब कि कोई खास इंप्रूवमेंट हमें पार्टिसिपेशन में नहीं देखने मिली है विमेन्स के, राइट। सो दिस इज अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर विमेन। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई इनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई देश में जो जनता है, पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है वो औरतों की भी है। तो जब हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट में हम क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट में लोग हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। बट साथ ही साथ हमें ये भी देखने मिल रहा है कि पार्लियामेंट में मेल जो एमपीज हैं वो ज्यादा हैं और फीमेल एमपीज जो हैं वो बहुत ही कम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या सही रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, क्योंकि भाई देश में जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग आधी जो जनता है वो फीमेल है। इसके हिसाब से पार्लियामेंट में भी लगभग जो हाफ एमपीज होने चाहिए थे वो फीमेल एमपीज होनी चाहिए थी, बट हमें ऐसा नहीं देखने मिल रहा है, right? So it is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. इस तरीके के जब हम इश्यूज देखते हैं कि देखा हमने कि किस तरीके से जो औरतें हैं उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में, तो इस तरीके के इश्यूज हमें मजबूर करते हैं बहुत सारे सवाल उठाने पे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे कि भाई क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है क्या वो सच में रिप्रेजेंट करता है पूरी सोसाइटीज को, जो भी लोग हैं हमारे देश में रह रहे हैं क्या उन सभी को समान रूप से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें उठाने पड़ते हैं और ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो अनरिजॉल्व्ड हैं, जिनका कि अभी हम सही से आंसर नहीं ढूंढ पाए हैं। बट the fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. बट बात यह है कि भाई एटलीस्ट हम सवाल उठा पा रहे हैं, हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सच में रिप्रेजेंटेटिव पूरे तरीके से है। अब कम से कम ये सवाल उठा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। क्योंकि अगर हम सवाल ही नहीं उठाएंगे तो इस प्रॉब्लम की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। हम सवाल उठा रहे हैं तो लोग इस मुद्दे की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, इसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो लोग हैं देश के लोग, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर कितना भरोसा है, राइट। कि अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो धीरे धीरे करके जो हमारे एमपीज हैं वो इस चीज पे ध्यान देंगे, गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देगी, और हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में क्या पता रिप्रेजेंटेशन, जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें सीट्स रिजर्व भी दिख जाए कि विमेन्स के लिए वो लोग सीट रिजर्व कर दें ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो इस तरीके के हमें स्टेप्स जो हैं वो फ्यूचर में दिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, देश में कुछ जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, हम और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब कहीं पे ऐसा होता है जहां राजा महाराजा की सरकार है, क्या आप वहां पे सवाल उठा पाते कि भाई राजा जी आपके मंत्रियों में एक भी औरत नहीं है, ऐसा क्यों? आप नहीं उठा पाते। राजा जी आपकी गर्दन सर से अलग करवा देते ऐसे सवालों के ऊपर, राइट। तो एटलीस्ट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम ये जो सवाल है वो उठा पा रहे हैं और हाँ, इनकी तरफ काम हो रहा है, राइट। So with this we have come to the end of our chapter number 3 of class 8 civics. I hope अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पार्लियामेंट जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में वो सभी लोग आके बैठते हैं जो कि पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से 3 मेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। पहला नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, उसको कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म करना, और तीसरा लॉ मेकिंग। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। और फिर हमने देखा कि भाई कुछ कमियां भी हैं, हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट में हर एक जो तबका है सोसाइटी का उसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, और उम्मीद है कि चीजें जो हैं वो सुधरेंगी, राइट। सो विद दिस I would like to stop here, and if you like this video then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Bye bye.